पता नहीं आज सुबह सुबह क्या ख्याल आया था मुझे कि मुंह उठाए दोस्त के घर चल दिया। जब डोर बेल बजने पर रिया ने दरवाज़ा खोला तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने भी मुझे पहचान कर एक बड़ी सी मुस्कान जब उपहार में दे दी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो दिन बन गया। रिया की आंखों में आज खुशियों की वह चमक थी जिसे देखने के लिए मैं एक तो क्या कई ऐसी जिंदगियां वार सकता था। रिया जब मेरे स्वागत के लिए द्वार छोड़कर एक और खड़ी होने जा रही थी तो पीछे से उसकी माँ ने पूछा, कौन आया है? रिया बेटा, जी प्रसून है माँ। अरे प्रसून, आओ आओ अंदर चले आओ। बड़े दिनों के बाद आए हो बेटा, इतने दिनों तक कहाँ पर थे? जी प्रणाम आंटी। यहीं पर तो था, गया कहीं भी नहीं था। प्रसून ने अपनी सफाई देने की कोशिश करी। यहीं पर थे तो फिर आंटी से कभी मिलने क्यों ना आते थे बेटा? जब से रिया की शादी हुई है तुम फिर कभी घर नहीं आए। प्रसून को समझ में नहीं आया कि अब क्या कहे। कहने लायक कुछ शब्द ढूंढता हुआ उसने जीभ से अपने सूखे होंठों को गीला कर दिया। फिर जैसे ही जवाब देने को हुआ तो उससे पहले ही रिया कूदकर बीच में आ गई और अपनी माँ से बोली, माँ, सारी बातें अभी पूछ लोगी क्या? इतने रोज बाद प्रसून घर आया है, कहा उसे नाश्ता पानी के लिए पूछोगी? नहीं, बस अपनी ही धुन में कहे जा रही हो। पहले क्यों नहीं आए, आज क्यों आ गए? जरे मैं तो यूं ही पूछ रही थी। प्रसून बेटा, जाओ घर के अंदर जाओ, हाथ मुंह धोकर कुछ जलपान कर लो, आंटी जी ने झेंपते हुए कहा। इस घर पर पहले बहुत आया करता था, इसी से आंटी जी मुझे इतना जानती है। वैसे उनका यह पूछने का पूरा हक था कि पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि इस घर में आकर मैंने पहले पहल यह जाना था कि माँ का प्यार क्या होता है, परिवार किसे कहते हैं। आंटी जी जरूर पूर्व जन्म में माँ रही होगी, तभी इस जन्म में वे मुझ पर इतनी ममता लुटाया करती थीं। मैं और शैवाल छुट्टी के दिन अक्सर यहाँ पर आया करते थे। शैवाल मेरी कक्षा में पढ़ता था, मैंने ही शैवाल को इन लोगों से मिलवाया था। फिर हम दोनों और रिया बहुत पक्के दोस्त बन गए थे। मैं कमरे में गया तो रिया मेरे लिए साफ तौलिया लेकर आई। बोली, ये हाथ मुँह धो आओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। परंतु मैं यहाँ खाना खाने तो नहीं आया था, आया था इन लोगों के साथ थोड़ा सा समय बिताने। खासकर रिया से बातें करना चाहता था, उसे वह सब कुछ बताना चाहता था जो अब तक मैंने कभी किसी को नहीं बताया था। इसलिए मैं सोफे पर बैठ गया, परंतु रिया ने जबरदस्ती मुझे वहां से उठाकर बाथरूम के सामने लाकर खड़ा कर दिया। वह पहले जैसे ही जिद्दी अब भी है, इतने सालों में जरा भी नहीं बदली थी। बेशक उसके कंपटी के बाल अब थोड़े से सफ़ेद हो चले थे, परंतु वही अलहड़पन उसके चेहरे पर एक शिशु के समान अब भी लुकाछिपी खेला करता था। बाथरूम से निकलकर जब बाहर आया तो दरवाजे पर लगी लोहे में मेरा हाथ चल गया। त्वचा उससे जरा सा छिल क्या गया, उसमें से अब सरसर करता लोहू बह निकला। मैंने उस रक्तस्राव को रोकने की बहुत कोशिश की पर वह न रुका। हारकर मैं उंगलियों में कसकर तौलिया लपेट ली और सोफे पर हाथ दबाकर बैठ गया। रिया भोजन की थाली लेकर कमरे में आई। मैं उसे देखकर पुनः मुस्कुरा दिया। मुस्कुराना जरूरी था इस बार, ताकि रिया से अपना दर्द छिपा पाऊं। इसलिए उससे बोला, घरे इतने सारे व्यंजन कौन खाएगा? मुझे निरी राक्षस समझती हो क्या कोई? उधर से कोई जवाब न आया। देखकर मैंने अपना स्वर बदलकर फिर से कहा, गब तो हमारी रिया एक सुप्रशिक्षित गृहिणी बन गई है। कितना कुछ बनाकर ले आई है। खाना बहुत लजीज दिख रहा है और यह खुशबू सूंघकर तो मेरी भूख भी तेज हो गई। आखिरी शब्द कहते कहते मेरा गला रूंध आया था। इससे पहले कि दर्द छलक कर जुबान से निकल आए, मैं चुप हो गया और रिया ने भी अपनी नजरें जमीन की ओर झुका ली। तभी उसे फर्श पर खून के कुछ धब्बे दिखाई दिए। उसने तुरंत मेरी ओर देखा। वह पल भर में सब समझ गई। रिया कैसे बिना कहे ही सब समझ जाती है, ऐसा और किसी के साथ कभी नहीं हुआ। वह झट से भोजन की थाली लिए कमरे से बाहर चली गई और थोड़ी ही देर में फर्स्ट एड का सामान उठा लाई। फिर अंदर आकर वह जमीन पर मेरे सामने पलथी मारकर बैठ गई। तब धीरे से उसने अपने कोमल हाथ मेरे जख्मी हाथ पर रख दिए। उसका स्पर्श पाते ही मेरा रोम रोम खिल उठा। शरीर के समस्त दर्द मानो छू मंतर से गायब हो गए। मेरे सभी घाव इस एक स्पर्श से मानो भर चुके थे। कमरे में इस समय कोई और न था। रिया बिल्कुल मेरे पास बैठी थी।
इतनी पास कि मैं उसके शरीर से निकलने वाली विदेशी परफ्यूम की खुशबू को बखूबी सूंघ पा रहा था। मेरा मन उसी खुशबू से सराबोर होता चले गया और मैं मानो किसी कल्पना लोक में खो गया। मेरा मन तेजी से एक बार अतीत की गलियारों में घूम आया। निष्पाप बचपन के दिनों में किए गए कितने ही सपने याद आने लगे मुझे। वे नासमझ वादे, कभी एक दूसरे से दूर न जाने की कस्में, एकाएक सारी बातें ज़हन में उभर कर आई और मुझे भावविभोर करने लगी। मैंने रिया की ओर देखा। वह परम ममतामयी हाथों से मेरा मरहम पट्टी कर रही थी। मेरे हाथ को अपने हाथों में थामे उसके चलते हुए हाथ एक समय रुक गए। मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसके हाथ में कुछ कंपन सा होने लगा है। अपनी मुट्ठी में मेरे हाथ को पकड़े उसका हाथ कांपने लगा था, या शायद वह मेरे मन का ही भ्रम था, पता नहीं। मैंने धीरे से उसे पुकारा, जरिया। जरिया ने अब अपनी आंखें उठाकर मेरी ओर देखा। उसकी सुंदर लंबी सुदर्शित पलकों से घिरी दो कजरारी आंखों को, जिनमें कभी मेरी जान बसा करती थी, बरसों बाद मैंने उनको देखा। रिया भी अपलक मुझे देख रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखों के इर्द गिर्द बादल घुमड़ने लगे और देखते ही देखते वहां पर एक जलाशय बनकर तैयार हो गया था। तभी दोबारा डोरबेल बजने की आवाजें सुनाई दी। उधर आंटी ने उठकर दरवाज़ा खोला और वहीं से चिल्लाकर बोली, जरिया, शैवाल आज लौटने वाला है, तूने मुझे बताया नहीं। क्यों बेटा, जरा आने से पहले खबर दे देते तो तुम्हारी फेवरेट कटहल की सब्जी बनाकर रखती। यजमान जी ने रिया को बता तो दिया था, पर शायद आपकी लाडली बताना भूल गई होगी। फिर अपनी आवाज़ ऊंची करके शैवाल बोले, आजकल बहुत भूल जाती हो रिया, न जाने किन ख्यालों में गुम रहा करती हो। कहकर शैवाल नीचे झुक गया और अपने जूते की लेस खोलने लगा। रिया के चेहरे का सारे भाव पल भर में गायब हो गए थे। वह भयभीत नजरों से इधर उधर देखने लगी थी। फिर मेरे कानों के सामने अपना मुंह लाकर फुसफुसाकर बोलो, सारी प्रसून, शैवाल जल्दी लौट आया है, इसलिए तुम्हें अब जाना होगा। वह तुम्हारी शक्ल नहीं देखना, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों का कभी आमना सामना भी हो। समझ रहे हो न, मैं क्या कर रही हूं? अब जल्दी उठो, प्रसून। देर न करो। जरिया मेरे हाथ पर पट्टी बांध चुकी थी। अब दूसरा हाथ खिंचती हुई राह दिखाकर वह कमरे से बाहर ले चली मुझे। पीछे का दरवाज़ा दूसरी ओर सड़क पर खुलता था। वहीं मुझे लाकर रिया ने खड़ा कर दिया। उसे बिना कुछ कहे ही उस सड़क पर चुपचाप चल पड़ा था। अनाथ तो मैं पहले से ही था, एक बार फिर स्वयं को अनाथ महसूस करने लगा था। अनाथ होने की वजह से ही मैं कभी रिया के लिए सही उम्मीदवार मनोनीत न हो पाया था, और तभी अंकल आंटी ने शैवाल से उसकी शादी करवा दिए थे। परंतु प्यार तो रिया से मैं आज भी करता हूं। वह भी मुझे बहुत चाहती थी। उसने माता पिता के इस राय के खिलाफ जाकर बगावत करनी चाही भी थी, परंतु उस दिन मैंने ही उसे समझा बुझाकर शादी के लिए तैयार करवाया था। उनकी शादी के लगभग 2 वर्ष बाद शैवाल को पता चल गया था कि रिया मुझसे प्रेम करती है। तभी उसने मेरे घर आकर मुझे इसके लिए बहुत लताड़ा था। शैवाल किसी समय मेरा बड़ा अच्छा दोस्त हुआ करता था और आज मेरा नाम भी नहीं सुनना चाहता था, शक्ल देखना तो दूर की बात थी। ऐसा ही होता है शायद। आजकल रिया को शैवाल बहुत नियंत्रण में रखता है। शादी के बाद वह घर जवाई बन गया था और रिया के घर में ही सब लोग इस समय रहा करते थे। रिया अपनी माता पिता की इकलौती संतान थी। मैं अपनी ही धुन में चला जा रहा था। मैं समझ रहा था रिया की मजबूरी, उसकी लज्जा कि मुझे बिना खिलाए पिलाए इस तरह घर से निकाल देने की उसकी ग्लानि को मैं महसूस कर सकता था। पर वह भी क्या करती? मैं अवांछित जो था। मैंने अपनी आंखों में उमड़ने वाली आंसुओं को अपनी बाई हथेली से पोंछ डाला। इसी समय रिया ने पीछे से मुझे बुलाया, जरा रुको प्रसून। मैं वहीं के वहीं रुक गया था। मुड़कर उसकी ओर देखने ही वाला था कि रिया पीछे से आकर एकदम मुझसे लिपट गई और उसकी आंखों से उमड़ते हुए गर्म आंसुओं के सैलाब से मेरी कमीज गिली होने लग गई। गिलेपन के उस एहसास के साथ साथ एक और एहसास इस समय मेरे मन को भिंगोने लगा था। मैं पैदाइशी अनाथ तो था, पर अवांछित नहीं। कहीं तो मेरी जरूरत अब भी शेष थी। मेरी आंखें भी रिया की ही तरह बह जरूर रही थी, परंतु दिल बहुत खुश था। जान गया था मैं कि अब यह कैंसर वैंसर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा।